विजन आईएएस का आज 9 जनवरी का न्यूज टुडे, आज का करंट अफेयर। ओएनजीसी स्टार्ट्स वाइल प्रोडक्शंस फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप डीप सी प्रोजेक्ट इन कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन। ओएनजीसी मीन्स Oil and Natural Gas Corporations. ONGC has started producing oil from the offshore cluster 2 project in Krishna Basin in the Bay of Bengal। ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, जो कृष्णा गोदावरी बेसिन यहीं पे है अपना केजी बेसिन, वे ऑफ बंगाल। तो वहीं से अपने ऑयल ONGC स्टार्ट किया प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल का ऑफशोर्स ऑफ क्लस्टर 2 से। ऑफशोर ड्रिलिंग क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम रिजर्व्स लोकेटेड बेनिफिट्स द ओशियन फ्लोर यूजिंग। उसके क्या क्या स्टार्ट को यूज करके? तो फ्लोटिंग रिंग्स और बॉटम रेस्टिंग प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग रिंग्स किस लिए? तो फॉर द ड्रिलिंग इन द डीप वाटर, मतलब सी के गहराई में, बहुत सारे सी में बहुत सारे पानी होते हैं, उसके गहराई में डीप करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए। बॉटम रेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ड्रिलिंग इन द शैलो वाटर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर इंडिया। प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी प्रमोट के लिए। इट हेल्प्स डाइवर्सिफाई इंडियंस एनर्जी बास्केट्स एंड सेल्फ रिलायंस टू मीट रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी नीडेड। ये हेल्प करेगा डाइवर्सिफाई एनर्जी के बास्केट में, और सेल्फ रिलायंस अपने आप पर निर्भर करने के लिए भी, क्या मीट कर ग्रोइंग एनर्जी का आजकल ग्रोथ बहुत जल्दी रैपिडली हो रहा है, इसलिए एनर्जी नीड जरूरी है। ऑर्डर बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी फैसिलिटी मिलेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। जॉब का क्रिएशन होगा। इंक्रीज वाइल प्रोडक्शन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। वाइल प्रोडक्शन का जब इंडिया में वाइल जब प्रोडक्शन अपने होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगा। इशू फेस्ड इन ऑफशोर ड्रिलिंग। तो ऑफशोर ड्रिलिंग वहाँ होता है जैसे कि ये सागर हो गया, सागर के गहराई में या समुद्र इसके किनारे जो होगा वहाँ पे ड्रिलिंग किया जाता है। वही इसी को हम लोग ऑफशोर ड्रिलिंग बोलते हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग के में इशू क्या फेस किया जाता है? तो सरफेस जियोग्राफिकल इशू, मतलब सब सरफेस, मतलब ये सरफेस को इसके थोड़ा सा इधर, तो सब सरफेस ज्योग्राफिकल इशू पाए जाते हैं। रिस्क ऑफ वाइल कंटामिनेशंस टू मरीन लाइफ, मतलब वाइल का लीकेज ना हो जिसके कारण मरीन लाइफ, मतलब जब पानी के ऊपर वाइल आ जाते तो उसमें सूर्य की किरण से कुछ भी मरीन लाइफ जो भी होता है, फिश मछली हो गया, चाहे कितने पेड़ पौधे मरीन लाइफ के होते हैं, उन सबको उन लोग को रिस्क हो जाता है वे ऑफ लाइफ का, मतलब कि कैसे वो खाना पाएंगे, जैसे सूर्य की किरण नहीं मिल पाएगी, वे ऑफ लाइट नहीं मिल पाएगा, सन फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, एयर नहीं हो पाएगा। एंड कोस्टल कम्युनिटीज़, और कोस्टल के जितना भी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन भी होता है। सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ इंडिया। India has 26 sedimentary basins categories in categorized in three category। इंडिया में टोटल 26 सेडिमेंट्री बेसिन है जिसको हम कैटेगराइज किए हैं 3 कैटेगरीज में, वो मैप में यहाँ बताया जा रहा है। अब जितने भी ग्रीन्स है ये पहला कैटेगरी हो गया। कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटेगरी 1 जितने भी ग्रीन हैं ये सब कैटेगरी 1 हो गए। कैटेगरी 2 में आ जाते हैं इतने ऑरेंज है, ऑरेंज वाले, और हल्के से पिंक ये जो हैं कैटेगरी नंबर 3 में आते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यही कैटेगरी 1 में है जो है कृष्णा गोदावरी वाले। डिजिटल ट्रेड फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट एक्सप्लोर्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज फ्रॉम डिजिटल ट्रेड। रिपोर्ट इज ज्वाइंट पब्लिश्ड बाय, ये रिपोर्ट है जो ज्वाइंटली पब्लिश किया गया किसके द्वारा? था IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट OECD एंड यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD। डिजिटल ट्रेड कौन है? तो इंक्लूड डिजिटल ट्रेड में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप सामान खरीदते हैं ऑनलाइन और जो भी सर्विस आप लेते हैं ऑनलाइन,
जैसे कि किसी को बुक लेना है, बुक ऑनलाइन मंगवा लिया आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, तो ये क्या होगा, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया। सर्विसेज, जैसे कि आप बस की सर्विसेज ले रहे हैं, कार, ओला, चाहे रैपिडो, ये सब का आप सर्विस ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गया। तो वही डिजिटल ट्रेड में होकर इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर गुड एंड सर्विसेज, बेटर डिलीवरी डिजिटली और फिजिकली, वो आपको डिजिटली डिलीवर किया जाएगा या फिजिकली डिलीवर किया जाएगा। इन्वॉल्विंग कंज्यूमर्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, जो कि इन्वॉल्व किया जाता है 3 सेक्टर को, कंज्यूमर्स को भी, बिजनेसेस और गवर्नमेंट को। इसका की फाइंडिंग क्या है? ट्रेंड, value of digitally delivered services has increased nearly 4 times since 2005, growing an average annual rate of 8.1% from 2005 to 2022। डिजिटली क्या हो गया, इंक्रीज किया है नियरली 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज किया 2005 से लेकर अभी तक। एंड एवरेज एनुअल रेट क्या रहा था, तो 8.1, कब से, तो 2005 से लेकर 2022 तक, मतलब 2005 टू 2022 तक टिल 8.1% का एनुअली ग्रोथ रहा। और टोटल ओवरऑल 5.6%, टोटल ओवरऑल 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। दिस ग्रोथ रेट हैज एक्सीडेड दैट गुड्स एक्सपोर्ट्स, गुड्स को एक्सपोर्ट्स करने पर, गुड्स को एक्सपोर्ट्स में 5.6% एंड अदर सर्विसेज में 4.2%। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिजिटल ट्रेड, assist developing economics in reducing barriers to market entry। मार्केट में एंट्री, इंडिया में जो मार्केट है, जो इंडिया का मार्केट कल्चर है, उसमें एंट्री लेने के लिए जो भी ले सकते हैं उसको एंट्री। पहले क्या था, बहुत सारे नॉर्म्स आते थे कि ये कम से कम एंट्री लेने में, रजिस्टर करवाने में कम से कम 1 से 2 महीना लग जाता था। अब क्या हो गया कि डिजिटली होने के कारण ये असिस्टेंस डेवलपिंग इकोनॉमिक्स हो गया, जिसमें रिड्यूसिंग ऑफ बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स थे उसको रिड्यूस कर दिया गया और मार्केट एंट्री में बहुत सहूलियत हो गई, ईजी हो गई। ऑफरिंग डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, ये ऑफर डिजिटल ट्रेड क्या करता है, ऑफर करता है डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। आज अभी बैठे बैठे आप अमेरिका से कुछ भी मंगवा सकते हो, बैठे बैठे चाइना से कुछ भी मंगवा सकते हो, इंडिया वाले कनाडा में कुछ भेज सकते हैं, अमेरिका वाले इंडिया से कुछ भी खरीद सकते हैं। बाई पासिंग ट्रेडिशनल इंटरमीडिएटरीज सच एज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ये बाईपास कर दिया किसको, ट्रेडिशनल इंटरमीडिएटरीज। पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी में चीज़ बना, वहाँ से रिटेलर के पास आता था या होलसेलर के पास जाता था, होलसेलर के पास जाने के पास वो रिटेलर के पास जाता था, रिटेलर के पास फिर वो शॉप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिर वो शॉप के पास जाता था, शॉप के पास वो जाके फिर वो कंज्यूमर के पास आता था। बाकी ऑनलाइन होने के कारण क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी से कंपनी या होलसेल से ही डायरेक्ट लोगों के पास पहुंच जाते हैं, कंज्यूमर के पास जाते हैं। तो वही बोला कि बाईपास कर दिया गया क्या, ट्रेडिशनल इंटरमीडिएटरीज का, जो इंटरमीडिएटरीज थे। कॉस्ट इफिशिएंटिव प्लेटफॉर्म, बहुत कॉस्ट इफिशिएंसी है, क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं रहेगा तो ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट कम हो गया, वे रख रखाव का भी कम हो गया, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए, एमएसएमईज के लिए। वोमेन एम्पावरमेंट, empower women entrepreneurs by offering flexible business model enabling them to overall socio-cultural barriers। वोमेन के लिए भी, जो वोमेन एंटरप्रेन्योर थे उनको भी एम्पावर किया गया कि आप लोग भी अपने घर बैठे बैठे कोई भी सामान कर, जैसे कि कपड़े बनाने के हो गया, कोई भी मेहंदी से लेकर कोई भी वर्क के हो गया, पापड़ बनाना हो गया, चाहे कपड़े बनाने हो गया, चाहे फ्लावरिंग का हो गया, चाहे इंटीरियर डेकोरेटिंग का हो गया, ये सब में भी क्लस्टर का बैरियर से सोशल ओवर आने के लिए बोला गया कि सोशल क्लस्टर बैरियर से आए। कि हाँ बोलते वो लोग सोचते थे कि अरे बैठे बैठे क्या करना है, समाज वाले ये बोलेंगे, समाज वाले वो बोलेंगे, अगल बगल वाले वो बोलेंगे। तो ऑनलाइन डिजिटली ट्रेड से क्या हो गया कि उन लोग को भी बेनिफिट्स मिल गया, उनको वुमेन को भी एम्पावरमेंट मिल गया, अपने इंटरप्रेन्योर बनना शुरू हो गए। चैलेंजेज, इसमें चैलेंजेस क्या है, अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस मोस्टली इन द लो एंड लोअर मिडल इनकम इकोनॉमीज स्टिल डज नॉट हैव ऑनलाइन एक्सेस। वर्ल्ड का जितने भी विश्व के पॉपुलेशन है उनके 1/3 लोगों के पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, या डिजिटल मोबाइल नहीं है, या डिजिटल एक्सेस करने का उनके पास 1/3 लोगों के पास, वर्ल्ड के पास, उनके पास ऑनलाइन एक्सेस करने का नहीं है, इंटरनेट नहीं है या स्मार्ट वॉच नहीं है, जो कि वो लोगों ने जो मोस्टली क्या है, तो लो एंड लोअर मिडिल इनकम वाले इकोनॉमिक्स हैं। हाई ट्रैफिक ऑन इम्पोर्ट्स,
हाई ट्रैफिक होता है इंपोर्ट्स पे ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। रेगुलेटरी भी इशू है, जैसे कि क्रॉस द बॉर्डर डाटा फ्लोज, कंपटीशंस एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शंस। क्रॉस द बॉर्डर जैसे एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर से, एक कंट्री से दूसरे बॉर्डर कंट्री में जाने के लिए डाटा फ्लोज में जैसे कि आपका इसमें मान लो कि क्रेडिट कार्ड का नंबर ऐड है, कोई भी नंबर का ऐड है, या आपका आईपी एड्रेस का हो गया, या आपका होम एड्रेस हो गया, ये सब का डाटा फ्लो का एक इशू है। कॉम्पिटिटिव्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए या कॉम्पिटिशन्स के लिए कोई होता है कि जैसे कि सेल में ही मान लो कि एक प्लेटफॉर्म पे हर 60% का सेल होता है, तो कहीं और इन प्लेटफॉर्म पे 50% का हो जाता है, जिसके कारण कंपटीशंस क्या होता है, ये कम और होने लगता है और हाई कंपटीशंस हाई होने की चांस होती है। रिकमेंडेटरीज बाय रिपोर्ट्स के द्वारा रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, तो डेवलपिंग इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स इंक्रीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इनहेंस कनेक्टिविटी स्किल्स एंड रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज, डिजिटल ट्रेड रिलेटेड एरियाज। इसमें बोला जा रहा है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज रिक्वायर्ड, इकोनॉमीज का रिक्वायर चाहिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज रिक्वायर चाहिए, किस लिए, क्योंकि इंक्रीज हो, बढ़ सके इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, एक दूसरे के बीच में सपोर्ट, टू इन्हेंस हो कनेक्टिविटी का, स्किल्स का, रेगुलेटरी का और कैपेबिलिटीज़ टू डिजिटल ट्रेड रिलेटेड एरियाज, जितना भी डिजिटल ट्रेड है उसका कैपेबिलिटीज़ का कनेक्टिविटी का इंक्रीज हो और स्किल्स का हो। इनिशिएटिव लेना चाहिए किसको, जैसे कि WTO लेड फॉर ट्रेड, UNCTAD लीड ई ट्रेड फॉर ऑल एंड वर्ल्ड बैंक लीड डिजिटल एडवाइजरी एंड ट्रेड एडवाइजरी डाटा फंड कैन हेल्प, ये लोग हेल्प कर सकते हैं। ग्लोबल कोलाबोरेशंस होना चाहिए, इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट स्मॉल बिजनेस, ग्लोबल कोलाबोरेशंस होना चाहिए, ये इंश्योर हो दैट कि स्मॉल बिजनेसेस को, वोमेन को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जिनको कि एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको इसको कोलाबोरेशंस हो जाएगा और एक्सपीरियंस हो जाएगा उन लोग को, वोमेन को एक्सपीरियंस हो जाएगा, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी कोलाबोरेशन दे दिया जाए तो मिल जाएगा, तो वो भी और खुश हो जाएंगे और उनको भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा और वो बड़े पैमाने पर भी कोशिश करेंगे। एंड कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ द डिजिटल ट्रेड, और जो भी वर्ल्ड वाइड के कंज्यूमर्स है वो डिजिटल ट्रेड को एडवांटेज कर सके, एंजॉय कर सके, उसके एडवांटेज जो भी है। SBI रिसर्च रिपोर्ट्स रिवील्स डिक्लाइन इन इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी इन द कंट्री इन पास्ट 8 years। की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम 2013-14 to 2021-2022। इन टर्म ऑफ गिनी कोफिशिएंट्स, income inequality of taxpayer income group has declined from 0.42 to 0.402। गिनी रिपोर्ट मतलब गिनी इंडेक्स ये बताता है कि जैसे मतलब डिप्रेशंस ऑफ इनकम, ये एक मेजर करता है कि इनकम और वेल्थ का डिप्रेशंस हो और डिप्रेशंस ऑफ द इनकम एंड वेल्थ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन की जितना भी इंडिया के पॉपुलेशन है या किसी भी वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये हेल्प करता है गो रीच टू प्योर वेल्थ डिवाइड इन कंट्री। ठीक, 36.3% ऑफ टैक्स पेयर्स हैव मूव्ड फ्रॉम लोअर इनकम टू हायर इनकम टैक्स बकेट। अपने इंडिया में क्या हुआ कि ये जो SBI का रिपोर्ट आया रिवील्स हुआ कि 36.3% जो टैक्स पेयर हैं वह मूव कर गए लोअर इनकम टू हायर इनकम टैक्स बकेट में। टॉप 2.5% ऑफ टैक्स पेयर्स कंट्रीब्यूशंस इन इनकम हैज डिक्लाइन फ्रॉम 2.81% टू 2.28%। जो 2.5% टॉप पेयर थे टैक्स पेयर उनका डिक्लाइन हुआ है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट इज राइजिंग, फीमेल लेबर का मतलब वोमेन का या गर्ल्स मतलब फीमेल लेबर का जो फोर्स है, फीमेल लेबर फोर्स है, उनका पार्टिसिपेंट राइज किया है, इंक्रीज किया है। माइक्रो फर्म्स, जितने भी माइक्रो फर्म्स है वो
ट्रांस ट्रांसिटिवलिंग टुवर्ड्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज साइज फॉर्म्स। जितने भी छोटे छोटे फॉर्म्स थे वो छोटे हैं या उसे मीडियम एंड लार्ज साइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उसमें चले जा रहे हैं। मतलब उनका इस जितना भी माइक्रो से वो बड़े हो गए हैं, स्मॉल हो गए हैं। जो इसको स्मॉल थे वो अब मीडियम में आ गए हैं और लार्ज में भी आ गए हैं। दिस फाइंडिंग डिस्पेल द नेशंस ऑफ के शेप ग्रोथ और रिकवरी। यह फाइंडिंग है द डिस्पेल्स ऑफ द नोशंस ऑफ द के शेप ग्रोथ। जो के शेप ग्रोथ होता है उसमें ग्रोथ और रिकवरी। के शेप रिकवरी हैपेंस, ये कब हैपेंस होता है? व्हेन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवर एंड स्ट्रैकली डिफरेंट रेट्स। वो जब यह के शेप रिकवरी कब हो, ये ग्राफ जो के शेप ग्राफ होते हैं रिकवरी कब होते हैं? जब डिफरेंट सेक्शन, बहुत सारे सेक्शन से एक रेपिडली मतलब इकोनॉमी का रिकवर हो या इकोनॉमिक डिफरेंट तरह के रेट्स में उसका रिकवर होता है या इंक्रीज होता है। मैनी एक्सपर्ट्स हैव सजेस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सजेशन दिया जाए कि पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक इंडिया इज एक्सपीरियंसेस के शेप रिकवरी। मतलब कोविड के बाद से इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है के शेप रिकवरी का। वेयर द रिच थ्राइव्स वाइल द लेस प्रिविलेज्ड फेसेस चैलेंजेस। अबाउट गिनी कोफिशिएंट, हम लोग अब जानते हैं गिनी कोफिशिएंट्स के बारे में। गिनी कोफिशिएंट इज स्टैटिकल मेजर्स ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी रैंकिंग फ्रॉम 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। 0 को किसको परफेक्ट इक्वालिटी बोला जाता है और 1 को परफेक्ट इनइक्वालिटी बोला जाता है। थ्योरेटिकली वैल्यू ओवर 1 आर पॉसिबल ड्यू टू द निगेटिव इनकम एंड वेल्थ। मतलब 1 भी पॉसिबल है थ्योरेटिकली, क्योंकि जब निगेटिव इनकम हो और वेल्थ हो, मतलब आदमी का आमदनी नहीं हो रहा हो और इकोनॉमिक बहुत डाउन हो जा रहा हो, जैसे कि अभी पाकिस्तान मान सकते हैं आप। गिनी कोफिशिएंट लार्जर दैन 0.40 इज कंसिडर्ड हाई। ये मैप आप देख सकते हैं। लाइन ऑफ द इक्विटी ऑफ 45 डिग्री, लोजेंस कर्व 0 to 1 है, इनइक्वालिटी 1 0। लोजेन कर्व इज द ग्राफिक रिप्रेजेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। नेक्स्ट न्यूज पे है इंडियाज फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWDC मीटिंग होस्टेड बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलकाता। कोलकाता में मीटिंग रखा गया किनका? तो IWDC का, जो कि होस्टेड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोलकाता में है, जो वहाँ पे एक मीटिंग रखा गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग उनके बारे में। IWDC launched in October 2023 seeks to enhance the inland water transport in India. IWDC इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल है, जो अक्टूबर 2023 में उन्होंने एक लॉन्च किया। क्या? तो IWT इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अपने इंडिया में। IWDC इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर। इसके चेयर कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर होते हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप एंड वाटरवेज। विच पार्टिसिपेट फ्रॉम द स्टेट्स गवर्नमेंट एंड यूटीज। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नमेंट होते हैं वो भी पार्टिसिपेट लेते हैं। और इनका चेयर कौन होता है? तो यूनियन मिनिस्टर होते हैं। इट विल बूस्ट कार्गो पैसेंजर मूवमेंट एंड रिवर क्रूज टूरिज्म। यह बूस्ट करेगा कौन सा? तो ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ये बूस्ट करेगा किस लिए? तो कार्गो में बूस्ट करेगा, पैसेंजर का मूवमेंट होगा वन स्टेट से अनदर स्टेट में। बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए कि ये इंडिया था और यहाँ से ये, तो ये जो अपना बांग्लादेश है और जो ईस्टर्न स्टेट्स है अपने, उसको कनेक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट होगा ये। तो वही ये बूस्ट करेगा कार्गो में, पैसेंजर के मूवमेंट में और रिवर क्रूज टूरिज्म, रिवर क्रूज के टूरिज्म के लिए भी। मेजर आउटकम्स ऑफ द रिसेंट IWDC मीटिंग। रिसेंटली जो मीटिंग हुआ है उसमें मेजर आउटकम्स क्या हुए हैं? तो हरित नौका गाइडलाइंस हुआ है किसके लिए? तो ग्रीन ट्रांजिशंस ऑफ इनलैंड वेसल्स जो भी है उनको ग्रीन ट्रांजिशन के लिए। ए कमिटमेंट ऑफ
45,000 crore has been made for development of river cruise tourism and river cruise tourism roadmap to 2047 launched। 45,000 करोड़ से एक डेवलपमेंट करा जाएगा रिवर क्रूज टूरिज्म का, और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप बनाए लॉन्च्ड होगा 2047 का। सिग्निफिकेंस ऑफ IWTC, सिग्निफिकेंस ऑफ IWT मतलब इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिस्टिक में ट्रांसफॉर्मिंग के लिए ड्यू टू द लो कॉस्ट कम रहेगा, ग्रेट फ्यूल इफिशिएंसी भी होगा, डिकंजेस्टिंग रोड रेल ट्रांसपोर्ट। IWC ऑफर द इफेक्टिव अल्टरनेटिव मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, एक अल्टरनेटिव मोड भी ट्रांसपोर्ट का किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी, एक दूसरे से रीजनल कनेक्टिविटी होगी। क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू रेस्ट इंडिया, बोला था ना, तो क्रूशियल रोल, बहुत क्रूशियल रोल ये निभाएगा कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो भी स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के और रेस्ट इंडिया में। इनिशिएटिव फॉर IWTC, इसके द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, नेशनल वाटरवेज है, मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 है, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, मतलब डेवलपमेंट किया जा रहा है, डेवलपमेंट हुआ है जिसका गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम का नेशनल हाईवेज 1 विथ फोकस ऑन, वो फोकस करेगा किस पर, तो कार्गो पर, पैसेंजर का फेरी पर और सारी बहुत चीज़ पर, ट्रांसपोर्ट ये सब। नेशनल वाटरवेज 23 आउट ऑफ 111 नोटिफाइड नेशनल वेज आर ऑपरेशनल, 111 में से 23 नेशनल वेज ऑपरेशनल है। फैसिलिटिंग द शिपिंग एंड नेविगेशन, शिपिंग और नेविगेशन से फैसिलिटिंग है। मैरीटाइम इंडिया विजन्स 2030, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का टारगेट क्या है, तो टारगेट टू इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ द IWT फ्रॉम 2% टू 5%, 2% से 5% तक का उसका मॉडल शेयर इंक्रीज करना है। मैरीटाइम इंडियन विजन 2030 का ये टारगेट है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन्स 2047, अब ये 2030 तक का विजन है कि 2 से 5% तक इंक्रीज करना है। और 2047 का क्या विजन है, टू आइडेंटिफाई 46 इनिशिएटिव्स टू डेवलप IWT एग्जाम्पल, मतलब 46 इनिशिएटिव को डेवलप करना पड़ेगा IWT, जैसे कि पोर्ट बेसन, एग्लोमेरेशंस सेंटर्स और कोस्टल बर्ड्स और सारे कुछ भी। अगला न्यूज़ क्या है, अगला है ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड वाइट पेपर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक वाइट पेपर रिलीज किया गया है, किसके बारे में, तो ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी डिमांड के रिलेटेड। इट गोल्स टू फाइंड प्रैक्टिकल वे फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू स्पीड अप ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशंस बाय टेकिंग एक्शंस ऑन द एनर्जी डिमांड। ये बोला जा रहा है कि मतलब गोल एक प्रैक्टिकल वे होना चाहिए, मतलब कंपनीज और गवर्नमेंट का गोल कि मतलब स्पीड अप करना चाहिए ग्लोबल एनर्जी के ट्रांजिशन पर, और टेकिंग एक्शंस ऑन एनर्जी डिमांड के पर एक एक्शन टेकन लेकर एक एक्शन लेना चाहिए, और उन लोग को एक प्रैक्टिकल वे ऑफ गोल होना चाहिए कि हाँ स्पीड अप करना चाहिए, और स्पीड अप करना किस पर, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पर। एट COP28 गवर्नमेंट्स कमिटेड टू ट्रिपलिंग द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबलिंग एनर्जी इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट बाय 2030। COP28 में गवर्नमेंट्स एजेंसी ने ट्रिपलिंग कमिटेड किए हैं कि मतलब ट्रिपलिंग करेंगे, मतलब ट्रिपल टाइम्स ट्रिपलिंग करेंगे वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी पर, और इफिशियंसी करेंगे किस पर, तो डबलिंग ऑफ एनर्जी के इफिशियंसी करेंगे डबलिंग करके बाय द इम्प्रूवमेंट बाय 2030 तक ट्रिपलिंग करेंगे 3 टाइम्स वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए, और डबलिंग करेंगे एनर्जी इफिशियंसी पर। की फाइंडिंग क्या है इसकी, मतलब
Global savings. Taking steps to manage energy demand can cut energy consumptions by as much 31%, resulting in the annual saving of up to 2 trillion. टेकिंग स्टेप इन मतलब मैनेज एनर्जी डिमांड पर अगर स्टेप टेकिंग लेते हैं तो कैन कट वो लोग काट सकते हैं 30 कैन कट एनर्जी कंज्यूम्शन बाई 31%, जिसके कारण रिजल्ट क्या होगा कि इनवॉल सेव करेंगे वो लोग 2 ट्रिलियंस, अप टू 2 ट्रिलियन तक इनवॉल सेव कर सकते हैं। एक्शन ऑन एनर्जी कंजप्शंस अलोंग साइड सप्लाई। एक्शन करना चाहिए एनर्जी का कंजप्शन पर साथ साथ में सप्लाई का भी। इट्स क्रूशियल टू टैकल्स बोथ एनर्जी डिमांड्स एंड सप्लाई, मतलब टैकल करना बहुत क्रूशियल है एनर्जी सप्लाई ऑन और डिमांड का टू द लोअर एनर्जी इंटेंसिव करेंट्स एंड फ्यूचर एक्टिविटीज़, मतलब लोअर एनर्जी का इंटेंसिव के लिए और फ्यूचर एक्टिविटीज़ को देखते हुए एनर्जी नीडेड बाय 20, मतलब एनर्जी का जरूरत पड़ेगा बाय 2050 तक द ग्लोबल पॉपुलेशन विल इंक्रीज। जब 2050 तक मतलब 2050 तक ग्लोबल पॉपुलेशन है जो इंक्रीज कर जाएगा कितने 2 बिलियन के द्वारा, एंड जीडीपी एक्सपेक्टेड टू डबल, जीडीपी क्या होगा डबल हो जाएगा, तब एनर्जी का नीड पड़ेगा। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स नीड सफिशिएंट एंड एफोर्डेबल एनर्जी, जितना भी डेवलपिंग इकोनॉमीज है डेवलपिंग कंट्रीज है उसको सफिशिएंट और एफोर्डेबल एनर्जी का नीड पड़ेगा टू द फ्यूल देयर ग्रोथ, अपने ग्रोथ में फ्यूल करने के लिए, मतलब अपने ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट गोल। सजेशन क्या है तो एनर्जी सेविंग मेजर्स, एनर्जी सेविंग करने के लिए हम लोग मेजर्स उठाना चाहिए, सच एज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑप्टिमाइजिंग फैक्ट्री लाइन डिजाइंस इंडस्ट्रियल एंड क्लस्टरिंग। फैक्ट्री में लाइन डिजाइन में और इंडस्ट्रियल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रिफिकेशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में सपोर्टिव पॉलिसीज इन्वायरमेंट लाइक इंडिया के जैसा उज्ज्वला प्रोग्राम है अपना, जिसके रिड्यूस हो जाते हैं इनिशियल कॉस्ट पर एलईडी बल्ब पर जो कि लो है एट द रेट $0.8 के। कर्नाटका हाई कोर्ट बैन्स माइनिंग नियर कृष्णा राजा सागर केआरएस डैम। केआरएस डैम कृष्णा राजा सागर के डैम के किनारे कर्नाटका हाई कोर्ट ने माइनिंग को बैन कर दिया है। Dam will remain in force between the ban will remain in force within 20 km radius of the KRS dam until the dam safety survey by the Central Institutes of Mining and Fuel Research धनबाद। जब तक ले सर्वे नहीं किया जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट के तब तक ले 20 किलोमीटर रेडियस तक अभी भी बैन रहेगा, माइनिंग को किया गया बैनिंग पर बैन रहेगा। KRS डैम इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। केआरएस डैम कहाँ पे है? मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। कृष्णा राजा सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर, कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। कंस्ट्रक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सर विश्वेश्वरैया ड्यूरिंग द रूलर ऑफ उडियार डायनेस्टी 1932। कर्नाटका के उडियार डायनेस्टी 1932 में कंस्ट्रक्शन किया गया था। किसके लीडरशिप के अंडर में? तो विश्वेश्वरैया सर एम विश्वेश्वरैया के अंडर में, जो कि वडियार डायनेस्टी के थे। अबाउट डैम इन इंडिया, इंडिया में जितने भी डैम है उसके बारे में क्या हो रहा है? इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशंस। यूएस और चाइना के बाद में इंडिया है जो थर्ड लार्जेस्ट डैम है इंडिया के पास। इट हैज़ मोर देन 6000 कंप्लीट एंड ऑपरेशनल एसिफाइड डैम and 143 are under the construction stage. States are responsible for dam safety regulations. जितने भी स्टेट्स है जहाँ जहाँ भी डैम है, जिन स्टेट्स में डैम है वो स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डैम का सेफ्टी का रेगुलेशन करे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको देख रखाव करे। कंसर्न एसोसिएशन विथ डैम्स टिपिकली हेल्प्स alleviate regular floods but pose a significant risk of more severe flooding in the events of dam failure। जब डैम क्या है तो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे फ्लड्स के लिए भी, वक्त यह बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क भी हो जाता है जब डैम का फेलियर होता है, तब फ्लड्स का हाई चांस फ्लडिंग का। 233 लार्ज डैम्स
are over 100 years old and there is a lack of funds for repair and maintenance of dams। 293 ऐसे डैम्स हैं एक जो 100 साल पुराने हो गए हैं पर उसके लैक ऑफ फंड्स हैं उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। जो नया नया इतना डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इसको भी मेंटेन करना चाहिए, इसको भी फंड्स एलोकेशन करना चाहिए जो 100 साल पुराने हो गए हैं, क्योंकि डैम का फेलियर होने के बाद फ्लडिंग बहुत डैमेज करती है। Many dams faces siltations which reduce water storage capacity and harms aquatic species, wetlands and farmlands। मतलब बहुत सारे डैम ऐसे भी हैं जहाँ पे वाटर नहीं है जिसके कारण वहाँ पे बहुत हार्म होते हैं एक्वेटिक स्पीसीज का, वेटलैंड का, क्योंकि डैम के बगल नहीं जो भी किनारे उसमें वेटलैंड पाए जाते हैं वहाँ उसके स्पीसीज का, फार्मलैंड का भी बहुत सारे नुकसान होते हैं फार्मर्स को। इनएडिक्वेट रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डैम्स फेल्योर इवेंट्स। बहुत सारे रिपोर्ट भी पाए जाते हैं और रिकॉर्डिंग भी होता है डैम फेल्योर होने का। इनिशिएटिव्स फॉर द इनहेंसिंग डैम सेफ्टी। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 में एक डैम सेफ्टी एक्ट लगेगा जिसमें प्रोवाइड्स किया गया फॉर प्रॉपर सर्विलेंस हो, इंस्पेक्शन हो डैम का, ऑपरेशनल इंस्पेक्शन हो डैम का, मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफाइड डैम्स का, जो भी पुराने डैम है उसका मेंटेनेंस हो, स्पेसिफाइड डैम्स का। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के 2021 के अंडर में नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाया गया जिसके अंडर कंट्रीब्यूटेड करेंगे सेंट्रल टू इन्वॉल्व डैम सेफ्टी पॉलिसीज के लिए। डैम रिहैबिलिटेशंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स फेज 2 being co-financed by the World Bank and Asian Infrastructure एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि फेज 2 में हम लोग को फाइनेंस करेंगे। न्यूज़ में और क्या था, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन द 9th January every year since 2003 to mark the contributions of overseas Indian community in the development of India। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर है क्योंकि इसी दिन अपने महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है वो इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है सिंस 2003 से 2003 तक टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, जितने भी बाहर में रहते हैं इंडिया में जो कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, जो रेमेडीज भेजते हैं, उनके लिए भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर 9 जनवरी को सिंस 2003 तक। 9 जनवरी इज द commemorates the return of Mahatma Gandhi from South Africa to India in 1915। Since 2015 तक अंडर अ रिवाइज्ड फॉर्मेट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड वंस एवरी 2 years, एवरी 2 साल पर एक बार मनाया जाता था। 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशंस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टिल डेट। अभी तक टोटल कितने 17 प्रवासी भारतीय दिवस को कन्वेंशंस किया गया है, जो कि एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। टोटल कितने हुए थे 17। कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है कि महात्मा गांधी 1959 को 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे। और 17 PWS कन्वेंशंस वर हेल्ड इन 2023। इसी साल 17 PBD हुआ है इन इंदौर। कहाँ पे तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इन 2023 थीम क्या था प्रवासी भारतीय दिवस का, तो डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। क्या, तो रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। यह है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में था। अब हम लोग आते हैं लूनर गेटवे स्टेशन। WAE announced its participations in the NASA Lunar Gateway Stations expected to be launched by 2025। नासा का लूनर गेटवे स्टेशन है
उसको जो जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा, उसी को में पार्टिसिपेट किया है कौन, यूएई, जो कि अनाउंस कर चुका है, अनाउंस किया कि उसमें भी वो पार्टिसिपेशन करेगा। ऑर्डर पार्टिसिपेशन कंट्रीज और जो भी दूसरे कंट्रीज हैं जो कि हैं यूएसए है, जापान है, कनाडा है एंड द यूरोपियन यूनियन है। गेटवे इज द ह्यूमैनिटीज फर्स्ट स्पेस स्टेशन दैट विल ऑर्बिट द मून। ये जो गेटवे है पहला ये जो ह्यूमैनिटी है जो कि फर्स्ट स्पेस स्टेशन होगा कहाँ पर, तो मून के ऑर्बिट पर, विल द ऑर्बिट द मून, मून के ऑर्बिट के लिए। दिस लूनर स्पेस स्टेशन बिल, इसमें क्या क्या हो सकता है, सपोर्ट लॉन्ग टर्म एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशंस ऑफ मून अंडर आर्टेमिस एंड रिसर्च इन द डीप स्पेस में रिसर्च करेगा और एक्सप्लोर करेगा मून के अंडर द आर्टेमिस। प्रोवाइड अ होम फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू लिव एंड वर्क, एस्ट्रोनॉट्स के लिए घर प्रोवाइड करेगा रहने के लिए और काम करने के लिए। स्पेस वॉक्स वाइल्ड ऑर्बिटिंग द मून, स्पेस वॉक्स जब वो ऑर्बिटिंग करेगा मून पर, तो फैसिलिटेट्स स्टडीज ऑन द सोलर एंड द कॉस्मिक रेडिएशन, जितने फैसिलिटीज़ करेगा स्टडीज जितने भी सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन है उसके स्टडीज़ के लिए भी फैसिलिटेट रहेगा। अंडर आर्टेमिस मिशन इस अंडर आर्टेमिस मिशन के अंदर में नासा विल लैंड फर्स्ट वोमेन एंड द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ कलर ऑन द मून, फर्स्ट वोमन को और फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर्स ऑफ द मून पर। डॉग डियर सॉरी हॉग डियर हॉग बियर सॉरी यार हॉग डियर आर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। यहाँ पे पहले टाइम क्या स्पॉट किया गया, तो हॉग डियर। अबाउट हॉग डियर के बारे में जानते हैं। फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है, इट इज़ ए स्मॉल डियर विच राउंडेड ईयर्स एंड ओल्डर एनिमल्स टेंड टू बिकम द लाइट कलर इन द फेस एंड द नेक। स्मॉल डियर है जो कि इसका ईयर जो है जो राउंडेड रहता है और ओल्डर एनिमल टेंड है, बिकम द लाइट कलर, इसके जो फेस और नेक पर है, जो गर्दन और फेस पर है, जो कि एक हल्का सा लाइट कलर होता है। डाइट, इसका डाइट क्या है, हेर्बीवोरस है। हैबिटेंट, ये हैबिटेंट कैसे है, तो रिवराइन फ्लोडेड ग्रास लैंड्स विथ टॉल ग्रास और डेंस वेजिटेशंस फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका हैबिटेट क्या है, तो रिवराइन फ्लोडेड ग्रासलैंड, रिवर के किनारे किनारे जितने भी फ्लोडेड ग्रासलैंड है उसके बीच टॉल ग्रास, लंबे लंबे ग्रास के साथ में भी ग्रासेस के साथ में, और डेंस वेजिटेशन, जहाँ पे डेंस वेजिटेशन है वहाँ भी पाया जाता है, हैबिटेट है इसका। और फाउंड इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। थ्रेट्स, इसके थ्रेट्स क्या है, तो हंटिंग, इसको शिकार करना। लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की कमी के कारण इसके भी हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पर है। प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अपेंडिक्स 1 साइट्स, इसका प्रोटेक्शन के लिए शेड्यूल 1 है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशंस, DGCA हैज़ अपडेटेड फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रेगुलेशंस फॉर फ्लाइट क्रू। जो भी फ्लाइट क्रू हैं उनके लिए DGCA ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक फ्लाइट ड्यूटी एंड टाइम का लिमिटेशन रेगुलेशंस पास किया है, उसको अपडेट किए हैं। कैट अलाइनिंग देम विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है उसके साथ अलाइनिंग करके। दिस चेंजेस एम टू टैकल्स पायलट फैटिग्यू एंड इम्प्रूव ओवरऑल फ्लाइट सेफ्टी। दिस चेंजेस के द्वारा एम रखा गया है कि टैकल करे पायलट के फैटिगस और इम्प्रूव करे ओवरऑल फ्लाइट सेफ्टी का। DGCA इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। DGCA क्या है, एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। इट्स रोल, इसका रोल क्या है, द रेगुलेशंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू, जहाँ से फ्रॉम के बिटवीन द इंडिया में
इसका रेगुलेट करना है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का। इन्फोर्स सिविल एयर रेगुलेशंस, सिविल एयर रेगुलेशन को भी इन्फोर्स करना है। एयर सेफ्टी एंड एयर वर्थनेस स्टैंडर्ड्स का। कोऑर्डिनेट्स ऑल रेगुलेटरी फंक्शंस विथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और रेगुलेटरी फंक्शंस करना, ऑल रेगुलेटरी फंक्शंस को लेकर कोऑर्डिनेट करना। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप लक्षद्वीप इंडियाज स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। इट इज एन आर्कीपेलागो ऑफ 36 कोरल आइसलैंड्स। लक्षद्वीप है जो कि स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी है इंडिया का, जो कि आर्कीपेलागो है ऑफ द 36 कोरल आइसलैंड का। मतलब चारों ओर से आर्कीपेलागो मीन्स होता है कि एक आइसलैंड जो कि चारों ओर से पानी के, एक द्वीप जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ रहे, उसको हम लोग आर्कीपेलागो बोलते हैं, जो कि 36 कोरल आइसलैंड से। आउट ऑफ डीज 10 आइसलैंड्स कवराटी, अगाटी, एमिनी, कडमाट, किल्टान, चेल्टाट, बिट्रा, एंड्रोट, काल्पेनी एंड मिनिकोए आर इनहेबिटेड। ये लोग थोड़ा सा इनहेबिटेड है, ये जितना भी 36 है उसमें से 10 आइसलैंड जो है ये लोग ये सब इनहेबिटेड है। साउदर्न मोस्ट आइसलैंड मिनिकोए, जो साउदर्न मोस्ट आइसलैंड है अपना इंडिया का, जो कि मिनिकोए है, इज सिचुएटेड क्लोज टू द बीजी 9 डिग्री चैनल क्रिटिकल शिपिंग रूट्स। ये मिनिकोए है जो बीजी है 9 डिग्री चैनल से, जो यहाँ पर शिपिंग रूट बहुत क्रिटिकल है। ओरिजिनली नेम्ड लक्का डाइव, मिनिकोए एंड एमिन डाइव, डीज आइसलैंड्स बियर रीनेम्स लक्षद्वीप इन 1973। ये तीनों को मिलाकर, ये तीनों आइसलैंड को मिलाकर एक रीनेम, एक नाम दिया गया लक्षद्वीप आइसलैंड इन 1973 में। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ पे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है आइसलैंड पर, तो कोकोनट कल्टिवेशंस, कोर प्रोडक्शंस, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड टूरिज्म। लक्षद्वीप एक तरह से और फिर न्यूज़ में रहा था, ये मालदीव्स और अपने इंडिया को लेकर लक्षद्वीप न्यूज़ में ही रहा था कि अभी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए थे और वहाँ पे बताया था कि लक्षद्वीप कहीं और बाहर जाने से अच्छा है कि अपने इंडिया में विजिट करें। अपने इंडिया में भी बहुत अच्छा, अंडमान निकोबार में बहुत, अंडमान निकोबार के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, बोलते कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे घूमने लायक जगह है, देखने लायक जगह है। तो वहीं से वहाँ भी लक्षद्वीप भी न्यूज़ में था, वही है। अब आगे चलते हैं। ड्रोन डिटेक्ट्स, डेटर एंड डिस्ट्रॉय, D4 सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। D4 सिस्टम में कौन कौन, D4 मतलब टोटल D4 है, कौन कौन, ड्रोन डिटेक्ट, डेटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम, D4 सिस्टम। इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंटी ड्रोन सिस्टम डेट वाज इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी फोर्स। अपने इंडिजीनियस मतलब इंडिजीनियस मतलब अपने इंडिया में ही बनाया हुआ, डेवलप्ड किया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो कि इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी फोर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। DRDO के द्वारा इंडिजीनियस बनाया गया यह D4 सिस्टम। फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है, ये डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ट्रैक एंड आइडेंटिफाई कर सकता है कि ड्रोन विथिन 4 किलोमीटर रेंज, 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर में ये डिटेक्ट और ट्रैक और आइडेंटिफाई कर सकता है ड्रोन को। D4 सिस्टम कैन इंस्टॉनली डिटेक्ट एंड जैम द माइक्रो ड्रोन्स। D4 सिस्टम है क्या, इंस्टेंटली ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और जाम भी कर सकता है माइक्रो ड्रोन्स को भी। सॉफ्ट किल, और ड्रोन मतलब सॉफ्टली उसको मार भी सकता है। एंड यूज अ लेजर बेस्ड किल मैकेनिज्म टू टर्मिनेट्स द टारगेट्स द हार्ड किल। उसको सॉफ्ट किल भी कर सकता है और यह यूज भी कर सकता है लेजर बेस्ड किल मैकेनिज्म के द्वारा, और उसको हार्ड किल भी कर सकता है टारगेट्स को। ये यूज करे क्या, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को इसको इसमें यूज किया जाएगा टू डिटेक्ट द फ्रीक्वेंसी व्हिच इज द बीइंग यूज्ड बाय द कंट्रोलर एंड द सिग्नल्स आर द जाम्ड।
जीएनएसएस मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से वो डिटेक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी का, कंट्रोलर का, मतलब जो भी ड्रोन का कंट्रोलर है उसके कंट्रोलर का, और वहीं से फिर सिग्नल को उसको देन उसके बाद में जैम कर दिया जाएगा। एनएल एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। An American company has developed fuel NL named after the Indian scientist Dr. Anil Kakodar. Kakodar. Kakodaka. डॉक्टर अनिल काकोडकर एक अमेरिकन कंपनी है जो कि डेवलप्ड किया है फ्यूल एनएल एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी इनरिच्ड लाइफ, जो कि अब इंडियन साइंटिस्ट अपने भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम था डॉक्टर अनिल काकोडकर। एनएल इज अ मिक्स्ड थोरियम एंड यूरेनियम of the certain levels of the enrichments called HALEU, high assay low enrichment uranium। एनिल में मिक्स किया गया है थोरियम और यूरेनियम को सर्टेन लेवल ऑफ इनरिचमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हैल्यू, हाई ऐसे लो इनरिचमेंट यूरेनियम। हैल्यू हैज इनरिच्ड लेवल ऑफ 5 से 20% तक इसका लेवल इनरिच हो सकता है। बेटर मोस्ट करेंट रिएक्टर्स, अभी जो रिसेंटली रिएक्टर्स हैं जो बहुत सारे, उसमें इनरिच है अप टू 5% ही। पोटेंशियल बेनिफिट्स, इसका पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है? तो एनिल कैन बी यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर फ्लीट्स, रिडक्शंस इन द न्यूक्लियर वेस्ट्स etc में। अब हम आते हैं ब्लैकफुट लैंग्वेज। लिली ग्लैडस्टोन, द फर्स्ट इंडिजिनियस बेस्ट एक्ट्रेस विनर at the Golden Globes, delivered a speech in the Blackfoot language। लिली अल्गोन जो अमेरिकन एक्ट्रेस है, उन्होंने फर्स्ट इंडिजिनियस बेस्ट एक्ट्रेस का विनर पाया गोल्डन ग्लोब्स में, जो कि डिलीवर दिया स्पीच दी है जब उनको गोल्डन ग्लोब्स से नवाजा जा रहा था। तब इंडो किस में स्पीच दी है? तो ब्लैकफिट लैंग्वेज में दी है। ब्लैकफिट और ब्लैकफुट इज अ एल्गोन लैंग्वेज है डेट्स प्रीडेटेड इंग्लिश एंड फ्रेंच, जो कि प्रीडेट किया सकता है इंग्लिश और फ्रेंच में। इट इज स्पोकन इन मोंटाना इन यूएसए के मोंटाना में बोला जाता है, एंड इन अल्बर्टा इन कनाडा के अल्बर्टा में बोला जाता है बाय ब्लैकफुट पीपल के द्वारा। डेट जो ब्लैकफुट पीपल के हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं टाइप्स, जो कि नाम है पैगन, शिक्सिका एंड काइना। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकता है। मतलब ब्लैकफुट लैंग्वेज कहाँ का है, ब्लैकफुट लैंग्वेज में किसने स्पीक बोला था? तो लिली ग्लैडस्टोन ने। और कब बोला? जब उनको गोल्डन अवार्ड से नवाजा जा रहा था तब। और यह क्या है? एल्गोनक्विन लैंग्वेज है, जो कि कहाँ बोला जाता है? तो यूएसए के मल्टोना में बोला जाता है। और कौन बोलते थे पहले? तो ब्लैकफुट पीपल जो थे वो बोलते थे। अब हम लोग आते हैं पर्सनालिटी इन न्यूज। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर 1885, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, देख लो इनको। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, 35 साल तक। अ पोएट, राइटर एंड रिफॉर्मिस्ट, यह क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे? पोएट भी थे, राइटर भी थे और रिफॉर्मिस्ट भी थे। कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो प्रमोट एंड रिवाइव्ड द हिंदू लैंग्वेज, हिंदी जो लैंग्वेज है इसको इन्होंने प्रमोट किया और इनको फिर से उगाया, मतलब रिवाइव किया हिंदी लैंग्वेज को। नोन एज द फादर ऑफ खड़ी बोली, भारत हरिश्चंद्र को खड़ी बोली के लिए पिता भी बोला जाता है। एंड वन ऑफ द इरा ऑफ हिंदी लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज द भारतेंदु युग आफ्टर हिम। इनके जाने के बाद भी एक एरा है जिनके इनके नाम से जाना जाता था। क्या? तो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता था, जब हिंदी लिटरेचर के कारण, और इनको खाड़ी बोली के फादर भी बोला जाता था। रोट अंडर द पोएम नेम रसा, रोट अंडर द पेन नेम, यह पेन एक पेन रसा नाम के, रोट अंडर द पेन, यह पेन नेम रसा के नाम से लिखते थे। यूज्ड पब्लिकेशंस टू शेप पब्लिक ओपिनियन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, जब फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था तो उन्होंने पब्लिकेशन का यूज किया कर रहे थे। शेप पब्लिक ओपिनियन
पब्लिक के ओपिनियन को शेप में लाने के लिए ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट के द्वारा पब्लिकेशन का वो यूज करते थे। किस लिए? तो शेप ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक में अपना ओपिनियन देने के लिए, पब्लिक का ओपिनियन करने के लिए, जब वो फ्रीडम मूवमेंट में था, जिस समय जैसे कि जब इंडिया गुलाम था आज़ादी से पहले 1947 से पहले 1850 से 1885 तक तो इंडिया का बहुत बुरी हालत था। वही फ्रीडम मूवमेंट में अपना पब्लिक ओपिनियन का शेप देते थे पब्लिकेशन के यूज करके। जर्नल्स हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवाचन शुद्ध, इनके द्वारा जर्नल्स कौन कौन से किया गया? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवाचन शुद्ध, ड्रामा किया गया था अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा न भवाती, और सारे भी हैं। और वैल्यूज क्या है इनके? तो नेशनलिज्म है, एम्पैथी है, कॉरेज है। ये थे आज के टोटल न्यूज। इनके जो जैसा भी लगे आप लोग पसंद कीजिए, जो भी गलती होगा उसलिए सॉरी। इम्प्रूवमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है, और उस पर मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू अलॉट।